नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम सीधी बात एक ऐसे व्यक्ति से करने जा रहे हैं जिनकी टेढ़ी बातों में से हमें सीधी बात निकाल कर लाना होता है। सुनील ग्रोवर, स्वागत है आपका। थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच। कभी कभी ऐसा तो नहीं होता है कि आप अपना असली नाम भूल जाते हैं? हाँ, ऐसा होता है। मेरा जो ट्विटर हैंडल है या इंस्टाग्राम पे भी है, मैंने हु सुनील ग्रोवर लिखा हुआ है। हाँ। तो हु सुनील ग्रोवर मेरा बेसिक क्वेश्चन ही लूँगा, अरे गुत्ती, आपका नाम क्या है? कोई बोलता है कि सुनील ग्रोवर आया है, तो कहते हैं अरे कौन सुनील ग्रोवर? हु सुनील ग्रोवर। तो मैंने कहा हाँ, हु सुनील ग्रोवर। तो यही हो गया है। लोग ऐसा होता है कि बाजारों में निकलते हुए पुकारते हैं गुत्थी, डॉक्टर, ओ मशहूर गुलाटी, ओ रिंकू भाभी। तो चारों पांचों नामों में मेरी गर्दन मुड़ती है। कोई कहता है सुनील, तो मुझे हैरानी होती है कि अरे मेरे परिवार का मेंबर तो नहीं कोई। कभी एक मन में कसक होती है कि मेरी असली पहचान कहीं खो रही है? मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे लोग कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ, जिसके थ्रू काम करता हूँ, जिसके थ्रू लोग हंसते हैं या जो पसंद करते हैं, अगर उन कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं तो मुझे खुशी होती है। मेरा सुनील ग्रोवर का कोई ऐसा अस्तित्व है नहीं, और होना भी क्यों चाहिए। वो जो कैरेक्टर्स हैं उनका अस्तित्व होना चाहिए जो कि ये सुनील ग्रोवर के द्वारा गए हैं। और जब तक चेक सुनील ग्रोवर के नाम का आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गर्लफ्रेंड्स आ पाती थी गुत्थी को देखने के बावजूद? एक बड़ी खुशी होती है लड़की बन के कि लड़कियाँ बहुत कंफर्टेबल हो जाती हैं। तो जैसे जो फीमेल के जो कैरेक्टर्स जो जेन्युइन फीमेल शो में होती थी, तो वो आपस में बैठ के मेरे साथ गॉसिप करने लगती थी। तो उनको लगता था कि यार ये लड़की है, तो भूल जाती थी कि ये मर्द है। तो वो एक प्रॉक्सिमिटी इन टर्म्स ऑफ कि ये बातें जिस तरह की होती थी, या तो मेरे साथ गॉसिप, और मेरा भी गॉसिप करने का मन करने लगता है तब। हाँ। लड़की बनते ही। वैसे नहीं करता है? वैसे थोड़ा सी लड़की तो है ही मेरे अंदर, तो थोड़ा सा तो करता है, लेकिन उतना नहीं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? क्योंकि अली असगर ने अभी हाल में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें मोलेस्ट कर लिया गया था किसी जगह पर, वो गए थे। अच्छा। दादी बनकर। आपने पढ़ा वो? हाँ, मैंने पढ़ा वो, और मुझे ऐसा लगा कि अली भाई का तो बनता है, क्योंकि अली भाई जो स्टेज पे जब मर्द बन के, लड़की बन के जब जो मर्द आते हैं स्टेज के ऊपर, उनके साथ जो करते हैं, उठा के पटक के मारते हैं। तो अली भाई के साथ अगर कोई मोलेस्ट, मतलब आई डोंट थिंक कि किसी फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने उनको इस तरह से बदतमीजी की होगी। बदतमीजी है, किसी से भी की जाए। लेकिन कई बार फीमेल जब आप बने होते हैं, तब आपको कोई हाथ लगाता है, या तो उनका भी माइंडसेट वैसा हो जाता है कि यार ये लड़की के साथ कर रहा है। अरे बहुत कमाल का होता है जब हम लड़की के कैरेक्टर में होते हैं, तो लोग आते हैं और कहते हैं मैडम एक फ़ोटो। हाँ। मैडम एक फ़ोटो, तो हम मैडम ही हो जाते हैं। आप किससे सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करते रहे? गुत्थी से, रिंकू भाभी से, या मशहूर गुलाटी से? मैं पंजाबी हूँ, तो मैं गुत्थी, मेरे को एक्चुअली मेरे लिए सारे कैरेक्टर्स जो पॉपुलर भी हुए हैं या कुछ नहीं भी पॉपुलर हुए हैं, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, तभी उनको स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि जितना ये सारे असली कैरेक्टर्स हैं? एग्जैक्ट। या किसी अंश में आपने देखा? हाँ, किसी अंश में। हाँ, कई लोगों के मिश्रण है, कई लोगों का समावेश है। कि किसी की बॉडी लैंग्वेज ले ली। अब जैसे रिंकू भाभी है, रिंकू भाभी बहुत टिपिकल है। एक टिपिकल, अगर हम बिहार या यूपी की महिला को कहें, टिपिकल है। वही जो टिपिकल दर्शाता है कि ये इस तरह के लोग होते हैं, वैसा। जैसे रिंकू भाभी है, तो उसके अंदर वो जो कुछ एक टोटल में बिहारी एक्सेंट में नहीं बोलता हूँ। भोजपुरी एक्सेंट नहीं होता वो। उसके अंदर हो गया, हम जा रहे थे वहाँ पे, हमारा गिर गया। अब गिया कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है, पर मुझे बोलने में मजा आता है। नहीं, पर बोलते हैं ऐसा। क्या पता आपको देखकर बोलते हैं या पहले से? शायद मैंने कहीं जैसे कुछ बंगाली अगर कुछ हिंदी बोलते हैं, तो हम जा रहा था, हमको हो गया, तो हो गया बिहार में बोलते हैं, तो मैंने हो गया ऐसा बोल देता हूँ। मुझे मजा आता है उसको बोलने में। उसका आपका गाना तो वायरल हो गया। हाँ, इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं। मुझे बड़ा मजा आता है इस गाने में बोलने में। इनसे होता ही नहीं है, रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पढ़ी ही नहीं। मेरी ब्यूटी किस काम की? तो ये लाइन मेरी फेवरेट है, मेरी ब्यूटी किस काम की? हर बात पे ठीक करते, हर बात पे ओके करते। मेरी स्वीटू, मेरी जानू, मेरी सोना, मेरी मजनू, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, जिंदगी बर्बाद हो गया। आदमी जान दे देता है इस कैरेक्टर के लिए। हाँ। जिसकी बीवी है, लेकिन ये एक ही बात बोलती है कि हमारे हस्बैंड हमको प्यार नहीं करते।
जिंदगी बर्बाद हो गई। जिंदगी बर्बाद हो गई। आपको ऐसा कभी लगा? मैं उसी बात पर आती हूँ कि लड़कियां उस नज़र से कभी देख पाई इन कैरेक्टर्स के आने के बाद? मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे पहले तो वो करने को मिला जो मैं हमेशा से करना चाहता था। मैं परफॉर्म करना चाहता था, लोगों को। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? आप हमें उस दौर में ले जाइए। आप एक छोटे से शहर से आते हैं। जी, मैं मंडी डबवाली से हूँ जी। और हरियाणा में आता है ये शहर। और तो हरियाणा मैं पंजाबी हूँ और हरियाणा पंजाब राजस्थान के बॉर्डर पे ऑलमोस्ट। मतलब आप हरियाणवी भी उतनी बढ़िया बोल लेते हैं? हाँ, मैं बोल लेता हूँ हरियाणवी। कभी उस कैरेक्टर में? हाँ, ज़रूर, कभी ना कभी मौका मिला तो करेंगे। तो मतलब हम क्रिकेट खेलते थे तो कई बार बैटिंग साइड पंजाब में होती थी, बॉलिंग हरियाणा से। ऐसे लगता था गली में ही इंटरस्टेट चल रहा है, तो और जोर से छक्का मारा तो राजस्थान में चला गया। तो और क्लास में बड़ा खूबसूरत होता था कि रिसेस में जब टिफ़िन खुलते थे तो 3 अलग अलग कुजीन होते थे। तो कोई यहाँ का खाना खा रहा है, कोई पराठा खा रहा है, तो अलग अलग। तो वहाँ से निकलकर आज पर्दे पर, जैसे पूरा हिंदुस्तान नहीं दुनिया के कई देशों में लोग जानते हैं। जी, मुझे हमेशा लगता था कि मैं ये पर्दे पे कैसे पहुंच जाता, जब मैं डबवाली में था, तो कि यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं, या ये लोग होते भी हैं कि नहीं होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, बच्चन साहब होते हैं या मिथ है, या ये सिर्फ एक फिनोमेना है ऐसा कि या ये भी नहाते होंगे, ये भी खाना खाते होंगे, ये भी बाथरूम जाते होंगे। तो ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल नहीं होता होगा। हाँ। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आती गई और जो दिल में था, फिर मुंबई आ गया मुँह उठा के, और यहाँ पे मैंने काफ़ी अर्सा वॉइस ओवर्स किए। ड्रामा स्कूल में मैंने मास्टर्स किया 2 साल, तो मैंने सारी ट्रेजेडीज़ की वहाँ पे। जितने भी हमारी जो थिएटर प्रोडक्शंस हुई वो सारी ट्रेजेडीज़ हुई। तो वहाँ पे वो करने के बाद मैं मुंबई आया। मुंबई में आके मैंने वॉइस ओवर्स किए बहुत अरसा तक, काफ़ी एक्टर्स के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, कलाकारों के लिए, पॉलिटिशियंस की आवाज़ों में मैंने रेडियो स्पॉट्स और टीवी कमर्शियल्स में आवाज़ें भरी उनके लिए। स्क्रीन पर पहली बार कब दिखे थे आप? स्क्रीन में पहली बार जसपाल भट्टी साहब के साथ दिखा था। मैं चंडीगढ़ में था, तो वो एक न्यू ईयर का प्रोग्राम था। हाँ। तो उसके अंदर मेरी कुछ एक एंट्री थी। तो एक्चुअली क्या था कि भट्टी साहब थे और मिसेस भट्टी थी, और मैं पीछे से मुझे निकलना था। हाँ। डाकू आगे क्या कैसे निकलना था। तो और मैंने अपनी सारी फैमिली बिठाई हुई थी। हाँ। कि न्यू ईयर के प्रोग्राम में मैं आया हूँ। तो मेरी मामी आई हुई थी घर पे, तो वो सारे बैठे हुए हैं 10 बजे से। हाँ। कि आएगा हमारा सोनू आएगा, ऐसे बैठे हुए हैं सारे। हाँ। और तो 1-1.5 घंटा बैठ रहे तक वो मेरा वाला स्किट आया नहीं। हाँ। तो बेचारी 1 मिनट के लिए उठ के पानी पीने के लिए किचन में गई हैं। इतने में मैं डाकू आगे क्या कह, सारे सोनू आगे। जब तक लोगों ने देखा तब तक तो मैं निकल गया था। तो और उस समय रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ कहाँ कहते आगे गया, कहते अच्छा गया। तो उनको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि 9:30 बजे से बैठे थे और 11:30 बजे के करीब 3 सेकंड के लिए, 2.25-3 सेकंड के लिए आया और कैसे कट आउट। पर मतलब आप क्या एक्टर बनना चाहते थे? क्योंकि एक कॉमेडियन, अगर हम इसे उस तरीके से कहें, ये बनने का लक्ष्य था आपका लक्ष्य क्या था? क्या बनना चाहते थे? मुझे एक एंटरटेनर बनना बड़ा अच्छा लगता है। एक्टिंग मुझे पता नहीं क्या होती है। हाँ। एक्टिंग शब्दों में बयान करें तो एक पूरे हम 2 घंटे में बयान कर सकता हूँ। माफ़ी चाहूँगी, पर उस समय जसपाल भट्टी का आपने जिक्र किया, उनको छोड़कर कोई ऐसा नहीं था जिसे देखकर लगे कि अच्छा ये एक करियर स्ट्रीम है। आज आप लोगों ने करियर स्ट्रीम बना दिया है उसे। बहुत सारे हैं जो सिर्फ यही करना चाहते हैं और कितने शोज बढ़ गए हैं टीवी पे। लेकिन आप जिस समय में सपने बुन रहे होंगे उस दौर में ऐसा नहीं था। कुछ क्लू नहीं था ऐसा कि मैंने जैसे कहा कि वॉइस ओवर कर रहा था, मैं ड्रामा कर रहा था। मुझे ड्रामा करने में बड़ा मज़ा आता था थिएटर पे। और मैंने जैसा कहा कि मैं सारे सीरियस प्लेस कर रहा था। कोकेशियन चौक सर्कल, इडिपस एक ट्रेजेडी है, किंग इडिपस, और हैमलेट। तो उसके अंदर मैं हैमलेट बना हुआ हूँ और सारे काश के पत्थर जिस्म पे, हिंदुस्तानी में ट्रांसलेटेड था, काश के पत्थर जिस्म पिघल सकता और ढल जाता हूँ उसकी एक बूंद की तरह, या फिर उस ईश्वर ने खुदकुशी की मनाही न की होती है। ईश्वर कितने उबाने वाले बासी नीरस लगते हैं दुनिया के सब तौर तरीके, झाड़ झंखाड़ से भरा हुआ बागीचा फूल दे तो कहाँ से। अभी भी याद, सड़ी गली चीज़ों ने ऊपर से नीचे तक ढक लिया है उसको, ऐसा करके फिर आंसू निकाल देते थे हम स्टेज पे, और तो उसका एक अलग मज़ा होता था।
फिर साइड में मिमिक्री करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो बहुत कॉन्ट्रास्ट प्रोफेशन थे मेरे दोनों। मैं दिन में थिएटर एक्टिंग किया करता था, ड्रामा, ट्रेजेडीज़, और रात शाम को शोज़ किया करता था सिंगर्स के साथ। वहाँ पे मिमिक्री करना, देवानंद आ रहे हैं तो कैसे करेंगे, और ये सब किया करता था। तो क्या कपिल शर्मा शो को टर्निंग पॉइंट मानते हैं अपने करियर का? ऑफ कोर्स यस, यहाँ से बहुत रिकग्निशन, प्यार, स्नेह, और इस प्लेटफॉर्म की वजह से इमेंस पॉपुलैरिटी इन टर्म्स ऑफ लव ऑल्सो के। क्या आप लोग शो से पहले जानते थे एक दूसरे को, पूरी टीम? मैं हाँ, कपिल को मैं कई बार मिला हूँ कॉमेडी सर्कस के शूट के दौरान, और उससे पहले कीकू के साथ तो मैंने बहुत पार्टियाँ की हैं। चंदन से भी मेरी मुलाकात हुई है 2-4 जगह। सो हाँ, मोरलेस हम एक दूसरे को जानते थे। तो जब टूटा जी, तो दर्द का कितना हिस्सा किस तरफ गया? क्योंकि क्या हुआ ये तो हर जगह बयां किया गया, कहीं से कोई खंडन नहीं आया, तो लोगों ने समझा यही सच है। जी, ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा शो था, है, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इकट्ठे। ईश्वर का शुक्र है कि हम उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा था, और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को एंटरटेन किया, बहुत सारे लोगों के पे हंसी आई, मुस्कुराए लोग। काफ़ी अरसा ये शो का मैं हिस्सा रहा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ ईश्वर का कि मुझे इसका हिस्सा बनाया गया। ऑफ कोर्स जब मैं नहीं कर रहा था, कुछ जो भी रीज़न्स थे, तो मुझे ऑफ कोर्स इस बात का दुख है, और शायद रहेगा भी, कि मैं बड़ा मज़ा किया हमने एज ए टीम बहुत, लेकिन कई चीज़ें लिखी होती हैं कि वो उतनी ही होनी है, तो शायद उतना ही लिखा हुआ था। ये बताया गया कि आप दोनों के पैचअप कराने के लिए बड़े बड़े बॉलीवुड के दिग्गज सामने आए, ये सच है क्या? पैचअप की बात नहीं है, ऐसा कोई रोष या कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक दूसरे के लिए द्वेष नहीं है कहीं, ऐसा प्यार ही है, स्नेह ही है। तो पैचअप जैसा कुछ नहीं है, हम कभी भी बात कर सकते हैं, एक तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्योंकि न्यू ईयर का समय है जी, तो गुत्थी अगर विश करे, रिंकू भाभी अगर विश करें, और डॉक्टर मशहूर गुलाटी विश करें, तो वो कैसे होगा? नए साल पे आप सबको बहुत बहुत मुबारक। भगवान करे कि आपके पति आपको 2018 से भी ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि हमारे हस्बैंड तो हमको 2000 प्यार करते हैं। ये हुई रिंकू भाभी। एज ए डॉक्टर आई वांट टू से यू कीप हेल्दी एंड हैप्पी, and if you want to stay healthy, don't go to doctors like me, because I am not a doctor, I am an institution. I can only give you one medicine which you need not come to me, and that is the medicine of laughter, because hemoglobin वगैरह बढ़ जाता है, और तो क्या है। डॉक्टर मशहूर गुलाटी और गुत्थी के साथ ब्रेक लेते हैं। हाँ, हम आए हैं इस बगिया में, गुल खिले हैं गुलशन गुलशन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, अंगूर के रस से बनती है बियर, ओ माय डियर हैप्पी न्यू ईयर। बियर ना पिए, अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, लेकिन न्यू ईयर ज़रूर मनाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब। आप जब सड़क पे चलती हैं तब आपके दिमाग में आता है कभी कि सवाल कि ये कौन है जिसने श्वेता को मुड़ के नहीं देखा? इस तरह होता है। इतनी पॉपुलर हैं, इतनी खूबसूरत हैं, लोग आपको कोई मुड़ के ना देखे तो आपको अच्छा लगता नहीं होगा? मतलब ये सवाल आना चाहिए। मैं किसी की तरफ देखती नहीं हूँ, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग नहीं देखते हैं। नहीं, आपके मन में आता है, जैसे कौन, जैसे करीना कपूर कहती है ना कि कौन है जिसने पू की तरफ मुड़ के नहीं देखा? करीना कपूर सड़कों पर चलती हैं? नहीं, तो वो फिल्म का ही डायलॉग है। ये तो आप फिर मेरे से ही सवाल मुझे लगी। लेकिन आपकी तरफ होता है कि जैसे मैंने पिंक सूट पहना, इतनी खूबसूरत हो, कौन है जिसने मुड़ के नहीं देखा? मैं किसी और की तरफ मुड़कर देखती ही नहीं कि मुझे ये पता चले कि किसने मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। कहाँ देखती हैं आप? आपके क्या मन में क्या होता है? कि मेरे मन में ख्याल होता है मैं शून्य में देखती हूँ। शून्य में देखती हूँ जी। आप इतनी पॉपुलर हैं, लोग आपको इतना विश्वास करते हैं, क्या आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मैं कह रही हूँ लोग उसे उसके ऊपर यकीन करेंगे, और मुझे मेरे ऊपर बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा रहती है, और इसीलिए आजकल ना क्या करते हैं लोग, आपके फेक वीडियोस बना कर चलाने लगते हैं। उस समय लगता है लोग ये ना समझ लें कि ये वाला सही है। आवाज़ जब कर देते हैं, आवाज़ नहीं, चिप चॉप
आप वीडियो को काट काट के बना सकते हैं जैसा आपको मन कर रहा हो, और सामने वाले जब बना देते हैं तो लगता है यार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी थी। आप कहाँ कहाँ तक क्लैरिफाई करेंगे? आपने इतने लोगों के इंटरव्यू लिया है, इतना करियर स्पैन रहा है आपका, कब से हम आपके द्वारा न्यूज़ सुनते हैं, विश्लेषण सुनते हैं। ऐसा मत भूलिएगा कि अपने बचपन से देख रहे हैं। नहीं, बचपन से नहीं, मैं अब काफ़ी समय से। आप जब इंटरव्यू करती हैं तब आपको पता चलता है कि ये सामने वाला झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? हाँ, कई दफ़ा पता रहता है। पर आप उसे अपने कैसे फिर उसको टैकल करती हैं, कैसे? नहीं, मैंने आपको छोड़ दिया ना, मैंने आपसे कहाँ पूछा अगला सवाल जब आप कई दफ़ा बच रहे थे कुछ सवालों से। तो हाँ, मैंने आपको जाने दिया था। तो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था ना? नहीं बोल रहा था। हाँ हाँ, झूठ वाली कोई बात नहीं है, बट आपको पता चल जाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है? कई दफ़ा। अच्छा। कई दफ़ा पता भी चलता है, सामने वाला कितना कन्विंस कर पा रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, आप एक ख़ास पावर महसूस करती हैं, जैसे पावर ऑफ मीडिया है कि जर्नलिज्म की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और जर्नलिस्ट के पास एक पावर भी है, तो क्या वो पावर आपको महसूस होती है जब आप किसी का इंटरव्यू कर रही होती हैं? आप बेसिकली पब्लिक रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। हाँ, पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इस दफ़ा कई दफ़ा आपके ऊपर ये दबाव ज़रूर रहता है, वो एक प्रेशर के तौर पर रहता है। पावर से ज़्यादा मुझे लगता है प्रेशर रहता है कि आपको वो सारे सवाल पूछने हैं जो कोई और व्यक्ति जो उनके फैसलों से प्रभावित हो रहा हो वो जानना चाहता होगा। और आपके कॉन्टेक्स्ट में, जैसे अगर आप एक एंटरटेनर बैठे हैं यहाँ पर, तो मुझे लगा हर एक व्यक्ति जो आपको देखता है टीवी पे अलग अलग किरदारों में, तो जो जानना चाहता है कि उस किरदार, उस कॉस्ट्यूम के पीछे कौन है, ये यहाँ का प्रेशर हो गया। पावर से ज़्यादा मुझे वो प्रेशर महसूस होता है। और आप क्या हैं जो आप नज़र आती हैं कि एक कहीं भी कोई भी जानकारियाँ आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास, लेकिन आप क्या हैं, उसके पीछे की श्वेता क्या है? मुझे उसके पीछे की मैं जो हूँ, उसके पीछे की श्वेता जो मैं हूँ, मुझे लगता है जो मेरा एक पहलू कभी सामने नहीं आता है वो है कि मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे से और भूत से। अच्छा। तो आपको कितना भी स्ट्रॉन्ग दिखना हो, लेकिन आपकी कोई कमज़ोर कड़ी रह जाती है। आपके पीछे कोई है? नहीं, वो कैमरामैन है। तो भूत से डर लगता है? हाँ। आपको लगता है भूत होते हैं? जो चीज़ नहीं होती है उसी से तो डर लगता है ना आपको। कई दफ़ा। बड़ा खूबसूरत कहा आपने। आपको पता है फिर भी आप डरती हैं? हाँ, इसलिए तो हॉरर फिल्में देखते हैं लोग। आप देखती हैं हॉरर फिल्में? आपकी नई फिल्म आ रही है, अब भारत आ रही है। भारत आ रही है, भारत के बारे में? ये तो फिर भारत के देश के बारे में, भारत देश के बारे में। भारत, हाँ, देश ऑफ कोर्स, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मैन एंड द नेशन। सो इस तरह का एक है सिलसिला उस फिल्म में। तो भारत जो है वो सलमान खान है फिल्म में। आप पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं? बहुत, थोड़ा बहुत, जितना एक आम आदमी फॉलो करता है। वोट तो देता है ना? वोट देता हूँ। इस नए साल का कोई रेजोल्यूशन भी बनाया आपने? मैंने अभी मतलब एक रेजोल्यूशन बनाया था कि मैं अगले साल लेडी नहीं बनूंगा। तो फिर मुझे किसी का फ़ोन आया कि लेडी बनेंगे क्या? हाँ। 1 लाख रुपए दे रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैं लो वेस्ट नेक पहन के आता हूँ। पैसों के लिए बनने को तैयार हूँ। अच्छा, मैं लास्ट एक सवाल, मेरी एक जिज्ञासा रह गई आपसे, ये पूछना है, जब पहली बार एक लड़की बनकर पर्दे पर आए थे जी, घर में माँ पापा क्या कहा सबने? सारे लालची हैं मेरी फैमिली में। उनका क्या, लड़की बन के आए, पैसे तो कमा रहा है ना। और लड़कियां, मुझे पता चल गया उनको कि लड़कियां ज़्यादा लायक होती हैं। तो हमारे लड़के को भी लड़की बनना पड़ा लायक बनने के लिए, पैसे कमाने के लिए। लेकिन हाँ, मेरा बेटा है मोहन। हाँ। जो छोटा था तभी, अभी भी छोटा ही है, सब बहुत छोटा था, तो उसको बिल्डिंग में किसी ने कह दिया था कि तेरे पापा तो लड़की बनते हैं। तो वो 2-3 दिन मैं उसका एक्सप्रेशन देख रहा था, पापा लड़की मत बना करो। उसको बोलना भी नहीं आता था। तो मुझे समझ में नहीं आया यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर जो मेरे घर पे यहाँ पे काम करती थी मैडम, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बच्चा है नीचे, वो खिलाने के लिए लेके गई थी उसको शाम को। तो उस बच्चे ने उसको बोला था कि तेरे पापा तो लड़की बनते हैं। तो उसके दिमाग में कहीं वो रह गया, और उसने ये नहीं बताया मुझे कि उस लड़के ने बोला उसको, उस बच्चे ने बोला। तो इसने मुझे बताया कि पापा आप लड़की मत बना करो। मुझे समझ में नहीं आया। तो जैसे मुझे पता चला तो मैंने उसको लिया, गाड़ी में बिठाया और मैं मॉल में लेके गया।
और मैं थोड़े से फ्लैशी कपड़े पहन के गया ताकि लोगों की अटेंशन ले सकूँ। और मेरे साथ ये भाई साहब थे, तो वहाँ लोग आ रहे थे मेरे पास और स्माइल के साथ फ़ोटो खिंचा दीजिए, यू आर वेरी गुड, बहुत मज़ा आता है, आई एम योर फ़ैन। तो ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। और बहुत स्माइल कर रहे थे और हम लोग बहुत हंसते हैं, आपका शो बहुत इन्जॉय करते हैं, ऐसा खुश होकर बोल रहे थे। तो मैंने मोहन को कहा, बेटे को, मैंने कहा जो पापा लड़की बनते हैं तो इससे इनके चेहरे पे स्माइल आती है, खुशी आती है। सो कहाँ गलत है? फिर उसके बाद उसने कभी नहीं कहा। तो चाहे कॉस्ट्यूम जो हो, किरदार जो हो, चेहरे पर लगा मेकअप जो दिखा रहा हो जी, लेकिन जो सामने वाले चेहरे पर मुस्कान ला दे, हम उम्मीद करते हैं नए साल में आप ऐसी मुस्कान, खिलखिलाहट, मुस्कुराहट आप बिखेरते रहें। जी, शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सीधी बात आप भी इस तरह ही हंसती रहे, खिलखिलाती रहे। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। धन्यवाद। थैंक यू। ये थी आज की मुलाकात। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत से फिर होगी सीधी बात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।